हेलो स्टूडेंट्स, राघवेंद्र हिंदी सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शब्द विचार के बारे में बताऊंगी, क्योंकि शब्द को लेकर बहुत से लोगों के मन में कुछ न कुछ संभ्रांति रही है, भ्रम रहा है। इसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की कोई नया वीडियो आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी शब्द के बारे में। शब्द, देखिए शब्द है क्या। शब्द यहाँ क्या है, वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ण और ध्वनियों के सार्थक, यहाँ सार्थक का मतलब क्या हो रहा है कि सही मेल। ठीक है, वर्ण और ध्वनियों के सही मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ याद रखिएगा कि वर्ण वही क ख ग घ, जैसे क ख क म बताऊंगी मैं आगे। जैसे मान लीजिए क ख ग घ, ये सब क्या है, एक प्रकार से वर्ण है ना, वर्ण या फिर ध्वनियाँ है ना। तो उनके सही मेल को यहाँ समझना आपको ये है। शब्द तो किसी भी प्रकार का उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन वो सार्थक मेल होना चाहिए, मतलब सही मेल होना चाहिए, सही अर्थ होना चाहिए। यहाँ सार्थक का मतलब हो रहा है सही अर्थ। ठीक है, सही अर्थ हो तभी। देखिए यहाँ कहा, यदि सार्थक मेल ना हो तो वह निरर्थक हो सकता है, बस शब्द बनते हैं ना। निरर्थक यानी कि वेस्ट, यानी बेकार शब्द वो बन जाते हैं। जैसे कि उनका हिंदी व्याकरण में कोई भी स्थान नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वो शब्द उचित ना हो या सार्थक ना हो, सही ना हो, तो वो शब्द नहीं रहता है, वो निरर्थक शब्द हो जाता है। यहाँ मैंने आप लोगों को समझने के लिए दो रूप तैयार किए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द देखिए क म ल, यहाँ लिखा क म ल मैंने लिखा है, फिर क ल म लिखा है। देखिए यहाँ क म ल कमल, यहाँ इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, कमल यहाँ क्या हो गया, कलम, क ल म, कलम। ठीक है, तो एक प्रकार से कमल क्या है, लिखने की वस्तु है। ठीक है, क्या है, लिखने की वस्तु है, वहीं पे कलम, कमल, क म ल, कमल, ये क्या है, एक प्रकार से फूल है। ये एक प्रकार से क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, ये कमल जो है ये एक प्रकार का क्या है, फूल है। ठीक है, और यहाँ कलम, क ल म, कलम है। कलम ये जो है क्या है, लिखने की वस्तु है। ठीक है, लिखने की वस्तु है। तो इसका अर्थ हम लोग समझ पा रहे हैं कि कमल का मतलब फूल हो रहा है यहाँ पे, और कलम का अर्थ हो रहा है यहाँ लिखने की वस्तु। ठीक है, और निरर्थक शब्द में इसी का अगर हम करते हैं प्रयोग, देखिए म क ल, मकल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मकल का करती हूँ, जोड़ती हूँ, तो इसे म क ल मकल बनता है। तो इसे जोड़ने पर ये क्या कोई शब्द बनता है, हमें तो कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा इसका, है ना। ये मकल, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसे निरर्थक शब्द कहा गया है। वहीं दूसरी ओर मैं लिख रही हूँ ल म क, ये बन जाता है, देखिए ल म क, इसका भी कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है। इस कारण ये शब्द नहीं कहलाएंगे, ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे। शब्द तो होंगे लेकिन निरर्थक शब्द हो, जिनका कोई हिंदी में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे शब्द के भेद को लेकर भी बहुत से लोगों ने बहुत तरह की बातें कही हैं। लेकिन यहाँ देखिए शब्दों के भेद क्या क्या, कौन कौन से भेद है, इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप आसानी से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए शब्द के भेद क्या क्या हैं। शब्द के चार भेद है ना, चार रूपों में इसके भेद किए गए हैं। जैसे देखिए पहला नंबर में यह अर्थ के आधार पर शब्द भेद किया गया है। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर है। तीसरा है व्युत्पत्ति या फिर रचना या फिर बनावट भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर रचना या फिर बनावट, है ना, बनावट के आधार पर भी इसका भेद किया गया है। और अगला है रूपांतर के आधार पर। ठीक है, रूपांतर मैं बताऊंगी, सभी को डील करते चलूँगी। अभी पहले आप ये भेद पहले समझ लीजिए, रूपांतर के आधार पर। ठीक है, पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति, और तीसरा व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, और चौथा है रूपांतर के आधार पर। ये चारों भेद है, मैं सभी की डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे अब देखिए आगे बढ़िए, शब्द अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, जैसे कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जिसका मैंने ऊपर अभी जिक्र किया था। तो वही सार्थक और निरर्थक शब्द है, लेकिन इसकी परिभाषा मैंने आप लोगों को यहाँ लिख दे रही हूँ, ताकि आप लोग नोट्स करने में आसानी हो। तो ये सार्थक शब्द है ना, सार्थक वे शब्द होते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। ठीक है,
सार्थक वे शब्द हो जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे कि घर, पवन। घर समझ रहे हैं रहने का जगह स्थान, पवन यानी हवा। तो ये प्रकार के सही अर्थ हो रहे हैं, तो इस कारण से ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला है आपका निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द क्या है कि निरर्थक शब्द है, निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोशगत कोई अर्थ नहीं होता है। कोशगत मतलब यहाँ ये शब्द कोश में उनका कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि शब्दकोश, किसी भी शब्द को जानने के लिए हम लोग कोश या शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। शब्दकोश डिक्शनरी या फिर हिंदी में शब्दकोश कह सकते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो उनका उसमें उन शब्द का कोई स्थान नहीं होता हो, जैसे रग रग, नवप नवप, है ना। तो इस तरह से ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई शब्दकोश में कोई स्थान नहीं है। आगे देखिए, अगला मैंने आपको यहाँ है क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये चारों का मैं भी डील करूँगी, आपको समझ में आएगा। लेकिन अब ये समझना ये है, देखिए भेद कितना डीपली है ये समझना आप लोग के थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार तत्सम, तद्भव। तत्सम क्या है, इसको देखिए आसानी से याद करने के लिए, आसानी से याद करने की भी मैं विधि बताऊँगी, लेकिन पहले आप इसको समझिए। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, है ना। तत्सम पहला नंबर में क्या है हमारा, तत्सम। संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए, संस्कृत से जो शब्द है, हम सभी जानते हैं संस्कृत शब्द सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन सारे जितनी भी भाषाओं का जितनी भी भाषाएं आई हैं वे सभी संस्कृत से ही आई हैं, सभी भाषा, इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। लेकिन अभी यहाँ देखिए, यहाँ तत्सम कहा जा रहा है। तो संस्कृत से जो मूल शब्द, संस्कृत से हिंदी में जो भी ज्यों के त्यों आ गए हैं जो शब्द, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, तत्सम संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। ज्यों के त्यों का मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता हो, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा गया। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कूप, ठीक है, कूप, गृह, अग्नि, जल आदि, ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। ये सब संस्कृत से ही उठ के आए, इसमें किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला आपका दूसरा नंबर में तद्भव। तद्भव, अब तद्भव को समझना भी इजी है, लेकिन ध्यान दीजिए, तत्सम, अगर आप तत्सम समझ गए तो तद्भव को आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए, तत्सम मैंने आपको बताया भी कि संस्कृत से ज्यों के त्यों आते हैं, संस्कृत से किसी प्रकार का उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो तत्सम कहलाता है ना। तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहते हैं। देखिए, यहाँ 2 प्रकार से लिखा गया। देखिए यहाँ पर लिखी हूँ, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को, या इसे आप संस्कृत के बिगड़े रूप भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कह सकते हैं। या आप इसको याद करें या फिर इसको समझें, कोई भी एक समझ सकते हैं, एक ही है। ठीक है, बताएं, इसे आप इजली इस तरह से याद कर सकते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को हम तद्भव कहते हैं ना, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे कुआं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ कूप मैंने लिखा है, कूप, कूप जहाँ तत्सम शब्द हो रहा है, उसी का बिगड़ा रूप यहाँ क्या हो रहा है, कुआं। ठीक है, कूप का बिगड़ा रूप यहाँ हो रहा है कुआं। फिर अगला आपका आ रहा है गृह। गृह का बिगड़ा रूप क्या आ रहा है यहाँ पर, घर। ठीक है, फिर अग्नि ये संस्कृत शब्द हुआ जो तत्सम का है मैंने, और फिर उसका बिगड़ा रूप क्या हो गया यहाँ पर, आग। ठीक है, अगला फिर आपका क्या है यहाँ पर, पानी, ये जल है ना, जल का बिगड़ा रूप यहाँ आ जा रहा है पानी। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझ लेना है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, अगला आपका है देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, देशज शब्द क्या है कि देखिए, देशज शब्द क्या है, तत्सम तद्भव समझ में आया आप लोगों को। तो अब ये देशज है क्या, देशज का मतलब यहाँ सबसे पहले है कि देश की भाषा है ना। देखिए, अपने ही देश की बोलचाल से उत्पन्न शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे जो कि ऐसा शब्द जो कि हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ, इसके दूसरे तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि ऐसा शब्द जो कि हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ हो उन्हें देशज शब्द कहा गया है। जैसे देखिए, समोसा, कुत्ता, नानी, नेपाल आदि। अब इसका दूसरा देखिए, अगला भेद है क्या, विदेशज यानी विदेश,
यहाँ शॉर्ट में आपको पढ़ सकते हैं विदेश। विदेश यानी जो विदेश से आया हो, है ना, जो विदेश से जो भाषा शब्द आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा गया। देखिए विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, नॉलेज, चर्च, चॉकलेट आदि, ये सभी जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग अपने आम जीवन में करते हैं, तो ये सभी विदेशज शब्द हैं। इसे याद रखेंगे आप सभी, ये सभी विदेशज शब्द हैं, हमारे देश के शब्द नहीं हैं। ठीक है, देशज और विदेशज। तो यहाँ तत्सम तद्भव समझ में आ गया, देशज और विदेशज समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को ये व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर तीसरा पॉइंट, तीसरा भेद और चौथा भेद को मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो इसके लिए आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारा अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो में मैं दो पॉइंट को डील कर दूँगी।